नमस्कार दोस्तों। किसी चाय वाले की फैलाई गई अफवाह कितनी खतरनाक हो सकती है, यह आप सोच नहीं सकते। और यदि आप यह नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक चाय वाले ने एक झूठी अफवाह फैलाई कि गाड़ी में आग लग गई है, ट्रेन में आग लग गई है। सैकड़ों यात्री जल्दी जल्दी ट्रेन से कूदने लगे। किसी ने नहीं चेक किया आग लगी भी है कि नहीं लगी है, क्या सच्चाई है, किसी ने नहीं चेक किया और वो कूदने लगे। नतीजतन कुल 13 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए, गंभीर चोटें आई, क्योंकि उस चाय वाले के एक झूठ पर आपने यकीन कर लिया। जी हां, मैं उस चाय वाले की भी बात कर रहा हूं जो पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई जाती है या मुंबई से लखनऊ आती है, उसमें हुए हादसे। मैं उस चाय वाले का भी जिक्र कर रहा हूं। महात्मा गांधी, फिरोज गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले गुजरात का वो मुख्यमंत्री था। उसने झूठ बोला मैं चाय बेचता था। जब वो बताता है कि मैं चाय बेचता था तब वो स्टेशन ही नहीं था। वो जब जब जो चीजें बताता है सब झूठ निकलती है। जब वो बताता है कि मैं 2 रुपए की चाय बेचता था, उस समय अच्छे होटल में आपको 50 पैसे में कॉफी मिल जाती थी, 2 रुपए की बात दूर की है। तो यह सच है। तो बहरहाल उसने झूठ बोला, तमाम झूठ बोले कांग्रेस के बारे में, हमारे देश के पुरोधाओं के बारे में और तत्कालीन प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को मजबूत करके खड़ा किया था, उन डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, उस गांधी नेहरू परिवार के लिए जो त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। और झूठ बोलकर सत्ता में आ गया, झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आ गया और सत्ता में आने के बाद झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, लगातार बोले जा रहा है। अपनी विदेशी यात्राओं में सैकड़ों करोड़ रुपया इस देश का खर्च कर दिया, नहीं बर्बाद कर दिया और देश को ऐसी दशा में लाके खड़ा कर दिया कि अमेरिका जैसा देश अपने वहां का राष्ट्रपति शपथ लेते धमकाते अंदाज में भारत को नजर आता है। जबकि वो श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 की बात है, 9 दिसंबर 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी आदेश देती हैं कि कराची तक घुस जाओ और इधर बांग्लादेश जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, कब्जा कर लो। भारत कब्जा करता है, अमेरिका धमकी देता है। राष्ट्रपति निक्सन कहते हैं मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी कहती हैं 7वां नहीं 70वां भेज दीजिए। हम किसी से डरते नहीं है, भारत किसी से डरता नहीं है, भारत किसी का आदेश नहीं मानता है। और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरीके से चीन को हमने आंखें ही नहीं दिखाई, इतना डरा दिया कि हमने सिक्किम को छीन के भारत का राज्य बना दिया। वो लोग थे। लेकिन आज का प्रधानमंत्री चीन की चा नहीं बोल पाता है, बांग्लादेश का बा नहीं बोल पाता है और अमेरिका के आगे घिघी बंध जाती है। माय फ्रेंड ट्रंप कहता रह जाता है। तो चाय वाले का तमाशा देखिए, चाय वाले का तमाशा देखिए कैसे दूसरों के हिस्से खा जाता है। इसका उदाहरण वो संसद भवन में जब श्रद्धांजलि देने जाता है सुभाष चंद्र बोस को,
तो छात्राओं से पूछता है टिफिन लाई हो, लड़कियां हिचकिचा जाती हैं। तब वो कहता है नहीं नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। बहरहाल आज उसे बताना पड़ रहा है, बच्चों को भी भरोसा नहीं है कि कहीं वो उनका टिफिन ना खा जाए। कल्पना करिए किस ढंग से लोगों को आज इस बात का है कि ये इसकी नजर जिस चीज में पड़ जाएगी पता नहीं है क्या खा जाए। आज उस तरह वो खा जाता है और इस तरह से करता है। जब यह करता हो तो निश्चित रूप से तमाम सवाल, तमाम जवाब आते हैं। वो देश की उपलब्धियां भी खा जाता है। एक बड़ी खोज हुई और उसमें सामने आया, गर्व की बात है कि भारत का तमिलनाडु, जहां सारी दुनिया की रिसर्च से सामने आ गया कि तमिलनाडु ही वह जगह है जहां सबसे पहले दुनिया में लौह अयस्क का यानी लोहे का इस्तेमाल हुआ था और आयरन के इस्तेमाल का 5300 साल पहले की बात है। ये ईसा पूर्व की बात है। लोहे का इस्तेमाल वहां से शुरू हुआ दुनिया में और ये रिसर्च आने के बाद प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ नहीं कहा कि हमें अपनी द्रविड़ संस्कृति और दक्षिण भारत पे गर्व है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीति को समझता है, इसीलिए वो उसे घुसने नहीं देना चाहता है। हालांकि इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की है, तमाम तरह से की है, रूप बदल बदल के की है, लेकिन फिर भी अभी तक तो सफल नहीं हो पाए हैं। क्योंकि वो लोग जिन्होंने तब रिसर्च कर लिया था आज भी। तो इससे आप समझ लीजिए, इसी तरीके से तमाम दुनिया की रिसर्च में हमारे दक्षिण भारतीय वैज्ञानिकों का दुनिया में बोलबाला है और भारत में भी है। तो यह अपने आप में बता रहा है कि वहां रिसर्च होती है, वहां ज्ञान होता है, जहां बुद्धि होती है वहां इनकी दाल नहीं गलती, वहां चाय वाले का झूठ नहीं चलता है। तो झूठ कहां चलता है? वो गोबर पट्टी में चलता है। और वो गोबर पट्टी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और इसी इलाके के इर्द गिर्द जो है घूमता है। और इसीलिए यहां पर नफरत के खेल चलते हैं, इसीलिए यहां पर तमाम तरह से धर्म के नाम पे अंधे लोग चलते हैं और देश को कोई महान योगदान देने वाला कोई काम नहीं कर पाते। ये बड़ी समस्या है। अब आ जाता हूं कि तो क्या ये करते हैं? ये करते हैं, झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। उदाहरण दिखा देता हूं, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, तो किसी भी राज्य का ले लीजिए। चलिए मध्य प्रदेश से ही शुरू कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए जगह निकली थी और उनके लिए जब डिप्टी कलेक्टर का एग्जाम हुआ, एग्जाम में जो बच्चे सबसे अच्छे नंबर पाए थे, टॉपर्स थे, उनको दरकिनार करके जो नेताओं के बच्चों को अधिक नंबर दे के इंटरव्यू में और उन्हें डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया, लेकिन जो योग्य बच्चे थे वो रह गए। यानी टॉपर्स रह जा रहे हैं, जो नंबरों में पास करके आ रहे हैं परीक्षा, और वो हो जा रहे हैं जो राजनेताओं के, अफसरों के बच्चे हैं, और वो सब सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो यह स्थिति होती है। वहीं बच्चों का खाना भी खा जाते हैं, उसका भी उदाहरण देख लीजिए। मिड डे मील होता है, उसका घोटाला होता है, मिड डे मील खा जाने की तमाम मामले सामने आ गए। और इसके बाद में आंगनबाड़ी का एक आ जाता है। आंगनबाड़ी में ऐसा भ्रष्टाचार किया, जो चम्मच 10 से 15 रुपए के बीच मिलती है, वह चम्मच आंगनबाड़ी में 810 रुपए की खरीदी जा रही है। 810 रुपए एक चम्मच। इसी तरीके से कलछा हो, कढ़ाई हो और चीजें हो, और उनको इसी तरीके से जब खरीदा जाता है तो आप कल्पना करिए कि जो करछी है वो 1350 की खरीदी जा रही है,
और इसी तरीके से जो जग है वो 1250 रुपए का खरीदा जा रहा है, जो कितने कितने के मिलते हैं, आप कहीं पे भी जाके ले लीजिए जाके। तो यह स्थिति है कि इस तरीके से डबल इंजन की सरकारों में भ्रष्टाचार होता है, तो दूसरों का हिस्सा खा जाते हैं। और यूं ही नहीं खाते हैं, इसके अलावा देखिए आप, अनिल अंबानी ने एनसीएलटी में कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने जो कर्ज ले रखा है 48,000 करोड़ रुपए का, वो हम नहीं अदा कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम तो कंगाल हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार की एनसीएलटी कहती है अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप 455 करोड़ दे दीजिए, 48,000 करोड़ देने थे, का 455 करोड़ दे दीजिए और जाइए फ्री हो जाइए। वो 455 करोड़ रुपया देकर के फ्री हो जाते हैं। और उसके बाद, उसी के तुरंत बाद वही अनिल अंबानी आंध्र प्रदेश में जाते हैं और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं। यानी जो कंगाल हो गया था, पैसे नहीं थे, वो ये कर रहा है। तो अब आप समझिए, इसके बाद में इसी तरह झूठ का, चूंकि झूठ बोलना और अफवाह फैलाना ही काम है, तो उसका ही उदाहरण आप ले लीजिए। सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा था, नेताजी ने, कि जो आरएसएस है और मुस्लिम लीग है, ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये धर्म का फायदा उठाकर राजनीति को अपवित्र करते हैं और ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, और इन्हें गद्दार कह के उन्होंने बुलाया था। कहा था ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। आज जब नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दे करके और तमाम चीजें उनके नेता बोलते हैं, तो कांग्रेस को लांछित करते हैं, उस कांग्रेस को, पंडित नेहरू को लांछित करते हैं, गांधी को लांछित करते हैं। तो बता दूं कि जब 1921 में सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से आए, तो सीधे सबसे पहले अपने पिता से भी मिलने से पहले गांधी जी से मिलने गए। आईसीएस छोड़ के आए थे और गांधी जी से कहा मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप दास बाबू के पास में कलकत्ता जाइए। और वो दास बाबू यानी चितरंजन दास जी के पास कलकत्ता जाते हैं। चितरंजन दास जी उन्हें नेशनल स्कूल जो गांधी जी ने स्थापित किए थे उसमें काम सौंपते हैं, वहां का प्रिंसिपल बनाते हैं। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी उन्हें कलकत्ता का मेयर बनाती है। उसके बाद वो आंदोलन करते हैं और आंदोलन में गिरफ्तार होते हैं जब, लेकिन उसके बाद मोतीलाल नेहरू जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो मोतीलाल जी उन्हें अपने साथ में संविधान सभा जो संविधान बनाने के लिए कमेटी बनाते हैं, जिसके वो खुद अध्यक्ष होते हैं, उसमें शामिल करते हैं। संविधान बन के तैयार होता है जिसे अंग्रेजों को सौंपा जाता है। उसमें डोमेनियन स्टेट यानी स्वराज की बात की गई थी, जो बाल गंगाधर के कहा करते थे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस समय स्वराज की बात चल रही थी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं हमें स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। बहरहाल इसको लेके मतभेद होता है और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हां हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और अपने पिता के खिलाफ बोलते हैं। और उसके बाद में पिता खिलाफ लड़ जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस नेहरू जी के पीछे खड़े होते हैं, उन्हें बड़ा भाई कहते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता को हरा देते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, और वहीं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करते हैं। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। उस दौरान गांधी जी का नमक आंदोलन शुरू होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। गिरफ्तार हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजा जाता है क्योंकि जेल में बीमार हो जाते हैं। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता जेल में मर जाते हैं लखनऊ जेल में। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी जो जेल में जाती है, उन्हें टीबी हो जाता है, वो बीमार हो जाती है, उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा जाता है। पंडित नेहरू उनके इलाज के लिए जाते हैं स्विट्जरलैंड, वहां उनका निधन हो जाता है। वहां से वो लौटते हैं, लौटते ही उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालना होता है।
लखनऊ अधिवेशन में वो अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किसानों के लिए किसान कांग्रेस बनाते हैं। तब इंग्लैंड से ही समर्थन देते हैं सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद फिर पंडित नेहरू 2 बार अध्यक्ष रहते हैं और उसके बाद में पंडित नेहरू नाम प्रपोज करते हैं सुभाष चंद्र बोस का और उन्हें मनोनीत किया जाता है, चुना नहीं जाता है, मनोनीत किया जाता है अध्यक्ष पंडित नेहरू द्वारा, गांधी द्वारा। तब वो इंग्लैंड से आकर के सीधे अध्यक्ष पद संभालते हैं, लेकिन वो अपने ढंग से चलाना चाहते थे। कांग्रेस की परंपरा थी कि सबकी सहमति से चलेगा, इसको लेके विरोध होता है और नतीजतन दोबारा वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तब विरोध होता है और उस विरोध के कारण चुनाव होता है और चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत जरूर जाते हैं, लेकिन स्थिति खराब होती है। उनके जो 12 सदस्य और जीतते हैं, जो उनके सहयोगी साथी के तौर पे, उनमें से 11 इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू तब भी सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े होते हैं, यानी एक इकलौता व्यक्ति कांग्रेस का। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस पद छोड़ के चले जाते हैं। वो आजाद हिंद फौज बनाते हैं, जो भी उसके लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन जब आजाद हिंद फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ता है तो उनके जो गिरफ्तार लीडर्स थे उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का केस चलता है लाल किला में, कोर्ट बना के स्पेशल कोर्ट में। तब उनका मुकदमा लड़ने कांग्रेस की तरफ से वकील बन के पंडित जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली साहब जैसे लोग जाकर के मुकदमा लड़ते हैं। मार्कंडे काटजू साहब, जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब के पिता कैलाश नाथ काटजू और ये सारे लोग जाकर के केस लड़ते हैं। जब उन्हें फांसी की सजा हो जाती है तो कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर देती है, नतीजतन उन्हें क्षमा देनी पड़ती है। और इस तरीके से पूरा था। सुभाष चंद्र बोस अपनी किताब में लिखते हैं कि पंडित नेहरू मेरे बड़े भाई और नेता थे, नेता हैं। और वो अपनी बेटी को कहते हैं सबसे पहले जाकर के मिलना मेरे बाद में जाके पंडित नेहरू से, तो वो सबसे पहले अनीता बोस नेहरू जी से मिलती हैं यहाँ। इससे आप समझ लीजिए, ये झूठ बोल करके उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी पटेल को लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ। तो ये झूठ और अफवाह फैलाने का ही काम करते हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए। और झूठ और अफवाह के बूते इन्होंने सदैव कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, जिससे कि इस देश का जो हित करने वाली पार्टी थी वो नुकसान में रही। और ये फांसीवादी आपके ऊपर राज कर रहे हैं, आपके हक मारने वाले राज कर रहे हैं, आपका निवाला छीनने वाले राज कर रहे हैं। फैसला आपको करना है या आपको किसके साथ खड़ा होना है। जय